नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शर्तों के साथ निभाया वादा। दिल्ली की जनता को पानी मुफ्त और बिजली बिल आधा। सुविधाएं 1 मार्च से लागू। भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल पर बीजेपी पड़ी अकेली। शिवसेना, अकाली और एलजेपी का विरोध। कांग्रेस का जमीन पर आंदोलन। संसद की स्थायी समिति की सिफारिश। गंभीर अपराधों में भी किशोरों के साथ न हो वयस्कों जैसा व्यवहार। निर्भया हत्याकांड के बाद उठी थी मांग। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का इस्तीफा। राष्ट्रपति को भेजा त्यागपत्र। विपक्ष ने लगाया मुख्यमंत्री को बचाने का आरोप। और संसद में कल पेश होगा रेल बजट। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को गति दे सकते हैं सुरेश प्रभु। सुरक्षित सफर बड़ी चुनौती। और अब पहली खबर। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनावी वादे के मुताबिक सस्ती बिजली और पानी मुहैया कराने का ऐलान आज कर दिया। दिल्ली में 400 यूनिट तक बिजली के दाम अब आधे होंगे, जबकि हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त मिलेगा। सुविधाएं 1 मार्च से लागू होंगी। दिल्ली सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद बिजली हाफ और पानी माफ करने का ऐलान किया। फैसले के मुताबिक 200 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट चुकाना होगा। 201 से 400 यूनिट तक बिजली बिल 2 रुपए 98 पैसे प्रति यूनिट होगा। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर पूरा बिल देना होगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे लगभग 36 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। 400 यूनिट से जो ऊपर खर्च करेंगे, यानी कि जो 401 यूनिट खर्च करेंगे, उनको पूरा बिल देना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी दिल्ली वासियों से ये ऐलान करते हुए कि दिल्ली में बिजली के दाम आधे किए जा रहे हैं, ये भी अपील है कि बिजली थोड़ा कैफियत से खर्च करें, ताकि 400 यूनिट से कम आपका बिजली का बिल रहे और आपको आधे दाम पे बिजली मिल सके। दूसरी तरफ 20,000 लीटर मुफ्त पानी का भी ऐलान किया गया। इससे 18 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा। सीवर के शुल्क को माफ कर दिया गया है। लगभग 18 लाख परिवारों को इसका फ़ायदा मिलेगा और 1 मार्च से दिल्ली में 20,000 लीटर से कम पानी इस्तेमाल करने वाले लोगों को पानी और सीवर के चार्जेस माफ़ हो जाएंगे। उनको उसका बिल नहीं देना पड़ेगा। इस फैसले को 1 मार्च से लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि पानी पर सब्सिडी देने के इस फैसले से सरकार पर 250 करोड़ और बिजली के लिए 1427 करोड़ का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सीएजी से भी मुलाकात की और बिजली कंपनियों के ऑडिट कराने पर भी बात की। महज 10 दिन पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली हाफ पानी माफ का अपना वादा तो पूरा किया, लेकिन अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस करोड़ों के बोझ को सरकार किसकी जेब से वसूलेगी। कैमरा पर्सन सरोज के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जी हाँ, तो पैसा कहाँ से आएगा? जो वादा किया वो निभाया, लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा सवाल है जो हमारी संवाददाता भी उठा रही हैं। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में ज्योति मुकुल मौजूद हैं, एनर्जी एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। स्वागत है आपका ज्योति। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से आधा दाम कर दिया गया है बिजली का और पानी माफ़ किया गया, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है। इससे पहले कि हम ये आएँ इस बात पर कि पैसा कहाँ से जो है वो जनरेट करेगी सरकार, ये बताइए कि इसका मायने क्या है? कितनी बड़ी तादाद में लोग इसके कवर में आ जाएंगे? अभी मेरे ख्याल दिल्ली सरकार ने ऐसा बोला है कि 90% बिजली के जो बिजली से कनेक्टेड हाउस होल्ड्स हैं वो इस चीज़ से कवर होंगे। और ऐसा माना जाता है कि जो लोअर कंजम्पशन होता है वो ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों का या उनसे कम आय वाले लोगों का ही होता है, और ज़्यादा कंजम्पशन अच्छे अमीर घरों में होती है बिजली की खपत। तो इसीलिए जब भी इस तरह की सब्सिडी किसी भी प्रोग्राम में दी जाती है तो उसमें एक अपर लिमिट सीलिंग लगा दी जाती है। तो यानी आप ये कह रही हैं कि क्या मिडिल क्लास भी पूरा इसमें आ सकता है इसके दायरे में? अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करें। 2 किलोवाट का कनेक्शन अगर आपका है तभी आप 2 किलोवाट के कनेक्शन में ही आप ये सब्सिडी का फ़ायदा आपको है, और 400 यूनिट पर मंथ के आपकी कंजम्पशन है। तो उससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये अवेलेबल नहीं है। वो उस बैंड से अगर ज़्यादा निकल जाते हैं तो ये करीब
50% कम हो जाता है, आधे हो जाते हैं इससे दाम आपके, लेकिन आपका जो बिल है वो शायद आधा ना हो, वो सर 25% और थोड़ा उससे ज़्यादा 45% दो बैंड में ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि वो टैक्सेस की एक वजह से। हाँ सर्विस टैक्स और सरचार्ज जो लगते हैं, और फिक्स चार्ज होता है बिजली में, एक फिक्स चार्ज का कंपोनेंट होता तो है। यानी कि अगर किसी का बिल 5,000 के आसपास आ रहा था तो वो 3-3,500 हो जाएगा। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन तो ये है कि इस बैंड में आपका जो बिजली की खपत अगर आप लें और इस रिबेट को लें तो आपका करीब अगर 900 रुपये के करीब बिल आता है तो वो 445 के करीब हो जाएगा, 475 के करीब हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपका 2021 के करीब आता है तो वो बिल घट के आपका 1100 के करीब हो जाएगा। ऐसा कुछ कैलकुलेशन अभी है। और मतलब काफ़ी बड़ा रिबेट है। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो इतना ज़्यादा रिबेट नहीं था। लेकिन ज्योति, इसमें कई सवाल महत्वपूर्ण उठ रहे हैं। एक सवाल ये है कि अभी सीएजी से मुलाकात की है मुख्यमंत्री साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि ये रिबेट तब तक है जब तक कि ऑडिट की रिपोर्ट नहीं आ जाती कि आखिर हालात क्या हैं पूरे। तो क्या ये माना जाए कि ऑडिट की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, कब तक ये जो मौजूदा रिबेट है, क्या ये कुछ महीनों की कहानी है? देखिए, अगर हम देखें कि ये जो रिबेट दी है उन्होंने, तो ये कंपनी अपनी बैलेंस शीट पे नहीं ले रही है। इसका जो सारा बोझ है वो सरकारी खाते पे है, जो कि किसी ना किसी तरह से आम आदमी के ऊपर ही पड़ता वापस है जाएगा। क्योंकि आपके टैक्स में से ही सब्सिडी सरकार देती है, आपके टैक्स में से ही, जिसको हम फ्रीबीज बोलते हैं कि मुफ्त चीज़ें या मुफ्त पानी जैसे दिया जा रहा है, तो वो आखिरकार कहाँ से सरकार के पास पैसा आता है? लोगों के टैक्स से ही आता है ना। तो ये कंपनियां नहीं अपने बुक्स में ले रही हैं। तो अभी जो ऑडिट चल रहा है वो ये इसलिए चल रहा है कि ये देखने के लिए कि जो कंपनीज अपनी कॉस्ट बताती हैं या जो पिछला उनका बकाया वो बताते हैं, जो उनके एसेट्स जिसको बोला जाता है क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि पिछले सालों में जब दाम नहीं बढ़े थे तो वो उन्होंने कलेक्ट करके बोला कि हमें इतने करोड़ की हमारे एसेट्स बन गए हैं और वो क्योंकि हमने दाम नहीं बढ़ाए थे इसलिए हो गए। तो उसके लिए है ऑडिट। नहीं तो पहले भी जो ये कंपनियां हैं डिस्कॉम्स जिनको कहा जाता है, उनके ऊपर पहले भी मोर्चा खोला था अपनी पिछली सरकार में केजरीवाल साहब ने, और बताया था कि काफ़ी भ्रष्टाचार होता है इन कंपनियों के ज़रिए, ज़्यादा पैसा खाती हैं ये सब कुछ क्या फिर से हमें देखने को मिलेगा? अगर ये कंपनियां क्या वापस लाइन पर आएंगी जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं? अभी क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं, अब वो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं हैं, तो इस तरह के इल्ज़ाम या दोष लगाने से तो नहीं होगा। वो तो ऑडिट जब बोलेगी तो सीएजी जो बोलेगी उसके बेसिस पे ही कोई भी आप निष्कर्ष निकालेंगे, और उसी के हिसाब से अगर रेट कम करने की उसमें गुंजाइश है तो कंपनियां करेंगी और सरकार उन्हें बोल सकती है। असल में ये रेट सेट करना या उसमें कितनी कमी या बढ़ोतरी होनी चाहिए वो सरकार का काम नहीं है। जी बिल्कुल। ये रेगुलेटर का बिल्कुल। काम तो ये डीआरसी की मैं बात कर रही हूँ जिसका आप जिक्र कर रही हैं, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है, इसका कहना ये है कि अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले तक भी ये बात हो रही थी कि 10 से 15% अभी जो ये डिस्कॉम्स हैं ये रेट बढ़ाने के बारे में बात कर रही हैं। तो क्या ये जल्दी लागू हो सकते हैं? और अगर ये 10 से 15% जो है इंक्रीज, जो बढ़ोतरी है, लागू होगी तो जाहिर है जो रिबेट है उसका बोझ सरकार पे पड़ेगा या जनता पे आएगा? नहीं, रिबेट तो अपने अलग रहेगी। रिबेट तो जितना उन्होंने बोला है कि कम इतना दाम हो जाएगा, तो या तो वो रिबेट बढ़ाएंगे। अगर आपका जो दरें, बिजली की दरें इंक्रीज होती हैं, अगर रेगुलेटर उनको बढ़ाने देता तो ये है होगा ये 10 से 15% की जो बात और है। अगर सरकार ये मान लेके चलती है कि हाँ उसके हिसाब से हमें आधा ही करना है तो उनको सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो अगर वो सेम सब्सिडी पे करती है तो बिल आपका बढ़ेगा, लेकिन उसका एक कंपोनेंट आपका थोड़ा सा। यदि समय मेरे पास कम है, लेकिन ये भी बता दी जाइए ज़रूर जो आपने कहा है फिलहाल कि बताया जा रहा है कि इस रिबेट से जो है 1400 से लेकर 1600 करोड़ सरकार के ऊपर वजन आएगा। कहाँ से ये पैसा आएगा और किस फॉर्म में जनता के ऊपर वापस डाला जाएगा? देखिए, अभी तो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली जो राज्य सरकार है उसकी माली हालत काफ़ी अच्छी है और इतना बुरा हाल नहीं है जितना काफ़ी राज्यों का है। लेकिन सरकारी जो पैसा होता है या सरकारी खजाना जो होता है वो हमारे टैक्स से ही क्रिएट होता है, आप में और जो भी दिल्ली के अगर रहने वाले लोग हैं वो लोग टैक्स देते हैं, उसी पे होता है। तो कहीं ना कहीं से वो आप एक जेब से निकाल के दूसरी जेब से दे रहे हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कि पॉपुलिस्ट मूव है। लेकिन अगर
पॉपुलिस्ट मूव है और इसीलिए लोगों को शायद बहुत खुशी होगी कि हाँ दाम कम हो गए। चलिए, और जो वादा किया था वो इतनी जल्दी निभा भी लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति मुकुल हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने किशोर अपराधियों के लिए उम्र की सीमा बढ़ाने के तर्क को खारिज कर दिया है। समिति का कहना है कि कानून का मकसद बाल अपराधियों को सुधारने, उन्हें समाज में फिर से स्थापित करना है। समिति का कहना है कि कानून का मकसद बाल अपराधियों को सबक सिखाना या बदला लेना नहीं हो सकता। समिति की राय में इस संबंध में वर्तमान कानून सही है और समिति ने यह भी कहा कि बाल अपराधियों को वयस्क की तरह सजा देने से संविधान की धारा 14 और 15 के भाग 3 का भी उल्लंघन होगा। दिल्ली में हुए जघन्य निर्भया मामले के बाद ये मांग उठी थी। भूमि अधिग्रहण बिल पर आज संसद से सड़क तक सरकार को विरोध झेलना पड़ा। संसद में जहां सहयोगियों ने उस पर सवाल उठाए, वहीं जंतर मंतर पर कांग्रेस और किसान संगठनों ने मोर्चा खोला। बीजेपी अब इस बिल पर अकेली खड़ी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को इस मुद्दे पर विपक्ष के प्रचार का तोड़ पेश करने के लिए कहा है। भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में पेश तो कर दिया, लेकिन अभी भी वो इस मसले पर पसोपेश में नजर आती है। प्रधानमंत्री की तरफ से संदेश है कि सरकार कदम पीछे नहीं हटाएगी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू कहते हैं कि चर्चा होने दी जाए और सरकार विपक्ष के सुझाव और संशोधनों का स्वागत करेगी। उधर बीजेपी ने इस पूरे मसले पर फीडबैक के लिए 8 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है। बहरहाल इस असमंजस के बीच बुधवार को नितिन गडकरी इस संशोधन विधेयक के बचाव में उतरे। जो मेरा डिपार्टमेंट है और कोल इंडिया का जो कोयला मंत्रालय है, लैंड एक्विजिशन के लिए हम दोनों डिपार्टमेंट ने केवल 2000 करोड़ से ज्यादा रकम किसानों को नए जो दर है उसके रूप में दी है। अगर ये नहीं आता तो किसानों को ये पैसा नहीं मिलता। बीजेपी की मुश्किल ये है कि इस मसले पर न सिर्फ पूरा विपक्ष गोलबंद है, बल्कि उसके अपने सहयोगी अकाली दल, शिवसेना और स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष खुलकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन अधिग्रहण करना ये उचित नहीं होगा। हमारी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो क्या हम नहीं चाहते किसानों का भी हमें साथ चाहिए? कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने बीजेपी और सरकार पर हमला तेज कर दिया है। The present bill, which replaces the ordinance, takes away all the safeguards which were there in the previous bill. भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर सरकार 5 और ऐसे क्षेत्र जोड़ना चाहती है जिनके लिए जमीन अधिग्रहण पर किसानों की सहमति की जरूरत नहीं होगी। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने कई घोषणाएं की हैं और आर्थिक विकास दर को बढ़ाने का दावा किया है, लेकिन इस दिशा में जो सबसे अहम 2 कदम सरकार की तरफ से उठाए गए वो थे भूमि अधिग्रहण संशोधन अध्यादेश और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने से जुड़ा हुआ अध्यादेश। लेकिन ये दोनों ही अध्यादेश संसद में उलझकर रह गए हैं और सरकार के सामने चुनौती ये है कि उसकी छवि कहीं गरीब और किसान विरोधी ना बन जाए। नवविक्रम सिंह और मोहम्मद फातेह टीपू के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मुद्दे पर संसद के बाहर भी घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी ने आज जंतर मंतर पर जमीन वापसी आंदोलन किया। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश, अहमद पटेल और दिग्विजय सिंह के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। पार्टी इस आंदोलन को आने वाले समय में गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी में है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस के बड़े नेता अब सड़कों पर भी उतर आए हैं। बुधवार को पार्टी ने जंतर मंतर पर बीजेपी का खुलकर विरोध किया। पार्टी के कई बड़े नेता जमीन वापसी आंदोलन को लेकर इस अध्यादेश के विरोध में शामिल हुए। इस आंदोलन में देश भर से किसानों को बुलाया गया था, लेकिन भीड़ उम्मीद के मुताबिक नहीं जुटी। लेकिन पार्टी के हौसले में कोई कमी नहीं थी और मंच से एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला गया। उनको तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते में अरबपति से खरबपति बनाने के लिए किसानों का गला काटकर भूमि अधिग्रहण नियम का उन्होंने संशोधन कर दिया। वादा किया था, जनता का वादा नहीं निभाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपतियों का वादा निभाएंगे। यही है मोदी जी की सरकार, यही है भाजपा की सरकार।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की तरफ से लाया गया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश किसान विरोधी है, जबकि यूपीए शासन के दौरान कानून का जो मसौदा तैयार किया गया था वो किसानों के हित में था। 2 घंटे के अंदर अध्यादेश लाया गया और 2 साल जो लगे थे वो कानून को, उसमें उसके मूल सिद्धांतों को बदला गया। तो साथियों, ये संघर्ष शुरू हुआ है काले अध्यादेश के खिलाफ। भट्टा परसोल में हुआ है, अलीगढ़ में हुआ है, आज जंतर मंतर में हो रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर संसद के बाहर और भीतर जिस पैमाने पर विरोध हो रहा है, उससे सरकार के लिए इस कानून को पारित करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्षी दलों के साथ साथ सहयोगी दल भी इस बिल पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्यपाल राम नरेश यादव ने आज इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यपाल को पद से इस्तीफा देने की सलाह दी गई थी। व्यापम के भर्ती घोटाले में एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन राज्यपाल राम नरेश यादव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बचाने की कोशिश कर रही है। सिफारिश की है और पैसा लिया है, वो खुले घूम रहे हैं और महामहिम राज्यपाल जी के नाम से 5 या 6 लोगों का नियुक्ति का है, वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। एसटीएफ मुख्यमंत्री को बचाने में लगी है, लेकिन बचा नहीं पाएगी। बचाने जाएगी तो खुद फंसेगी। राम नरेश यादव पर व्यापम घोटाले के मामले में एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज की थी, तभी से उनके इस्तीफे की मांग तेज हो गई थी। हालांकि कानून के जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये गवर्नर के खिलाफ एफआईआर पता नहीं किस कानून के नीचे इन्होंने की है, क्योंकि संविधान में तो उनको इम्यूनिटी है। जब तक वो गवर्नर हैं उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी। ये गवर्नर के पद की गरिमा नहीं रखते। उधर बीजेपी ने राज्यपाल के इस्तीफे का स्वागत किया है। संविधान के रक्षक हैं और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने एफआईआर में नाम आते ही संविधान की रक्षा की, अपने पद की चिंता नहीं की। बहुत बहुत बधाई। राम नरेश यादव पर आरोप लगे थे कि उन्होंने वन विभाग की भर्ती के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को इस मामले में राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दी थी। इससे पहले उनके ओएसडी धनराज यादव को गिरफ्तार किया गया था। राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव का नाम भी भर्ती में सामने आ चुका है। विपिन चौहान के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब खबर आने वाले बजट को लेकर। अट्ठाईस फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में सरकार का जोर महत्वपूर्ण कर सुधार कार्यक्रमों पर हो सकता है। इसमें वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी पर सरकार की नीति का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री बजट में टैक्स दरों में कुछ बदलाव कर सकते हैं। उद्योग जगत और कर मामलों के जानकारों को इस साल के आम बजट में जीएसटी पर सरकार के अंतिम रोड मैप का इंतजार है। What would be most important in the budget according to me? The most important thing is he should announce a roadmap, which he has been over a period of time saying we'll probably do it in this much time frame and this much time frame. I think he needs to put a seal on it. बिक्री और वस्तु पर टैक्स के मामले में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर शुल्क संरचना बहुत जटिल है। ये उत्पादन पर 12% के बुनियादी उत्पाद शुल्क के साथ शुरू होता है। इतना ही सेवा कर और फिर बिक्री पर राज्य सरकारें 4 से 20% की अलग अलग दरों पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट लेती हैं। इसके अलावा केंद्र भी माल की अंतर्राज्यीय बिक्री पर 1% बिक्री कर लगाता है। The rates of excise duty and service tax can be tweaked in a manner, and ultimately when the common rate is fixed by the GST, this is in line with that particular. दिल्ली विधानसभा चुनाव में झटके के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली जीएसटी जैसे आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध हैं। एक बार जब जीएसटी लागू हो जाएगा तो घरेलू उत्पादन पर लगने वाले ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर एक ही नियम के अंतर्गत आएंगे। इससे केंद्र और राज्यों दोनों को फायदा होगा। कृष्णानंद त्रिपाठी, राज्यसभा टीवी। आम यात्रियों से के अलावा रेल कर्मियों की निगाहें भी रेल बजट पर टिकी हुई हैं। रेलवे कर्मचारी रेल बजट से अपने लिए बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद कर रहे हैं।
रेल बजट से एक दिन पहले रेलवे कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार रेलवे की कार्यक्षमता और सुविधाओं के मद्देनजर खाली पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियां करेगी। 2,70,000 वैकेंसी है आज भारतीय रेल में। वो 2,70,000 में 1.5 लाख वैकेंसी सेफ्टी कैटेगरी में है। ये वैकेंसीज भरने में हमारा प्रशासन विफल हो गई। रेलवे की महिला कर्मचारी भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शौचालयों की साफ सफाई से लेकर काम करने की जगह पर कैंटीन ना होने से भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे ना जो है एम्प्लॉयज़ के लिए कोई कैंटीन नहीं है पर्टिकुलरली, जो कि रेलवे की तरफ से होनी चाहिए कैंटीन। इसके अलावा कर्मचारियों को अपने परिजनों की स्वास्थ्य सुविधाओं मिलने की भी उम्मीद है। सरकार ने पिछले रेल बजट में स्वास्थ्य सुविधा देने का वादा किया था। इसके अलावा रेलकर्मी नौकरियों में अपने बच्चों के लिए आरक्षण की मांग भी लंबे समय से करते रहे हैं। माता पिता को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए ये कमिटमेंट किया, पार्लियामेंट में बजट स्पीच में दिए, लेकिन आज तक अमल नहीं किया। रेलवे की सुविधाओं में सुधार के लिए कर्मचारियों की स्थिति में सुधार बेहद जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुरुवार को पेश होने वाले रेल बजट में सरकार क्या इन मांगों को पूरी करेगी। स्मृति रस्तोगी के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। देश की 125 करोड़ आबादी में करीब 6 करोड़ लोग आज भी मलिन बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें जीने की मूलभूत सुविधाएं भी हासिल नहीं हैं। 2011 की जनगणना में ये बात सामने आई है। आंकड़े कहते हैं कि बीते 10 सालों के दौरान स्लम जो आबादी है उसमें 1.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। जनगणना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक स्लम बस्तियों में रहने वालों की आबादी बढ़ी है। पिछले 10 सालों में स्लम में रहने वाली आबादी में लगभग 1.5 करोड़ लोग और जुड़ गए हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शहरी गरीबी उपशमन मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि बढ़ता शहरीकरण इसकी मुख्य वजह है। इसलिए ये स्लम्स में अपना प्रेमिसेस में केवल 19% टॉयलेट्स है। दूसरा, ये स्लम इलाका में ड्रेनेज वो केवल 37% है, कॉमन ड्रेनेज, नॉट इंडिविजुअल ड्रेनेज। और तीसरा, 57% of the households have drinking water premises, उस premises में है। करीब 50 लाख लोग ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो ना तो नोटिफाइड हैं और ना ही मान्यता प्राप्त, यानी इन बस्तियों की हालत दूसरी स्लम बस्तियों से भी खराब है। कमेटी ने ये भी एस्टिमेट किया 0.53 मिलियन होमलेस रिक्वायर हाउसेस, इनके लिए मकान का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी के ऊपर केंद्र सरकार ध्यान दे रहे, मगर जमीन स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर स्लम डेवलपमेंट का योजना करना चाहिए। केंद्र सरकार ने गरीबों को घर मुहैया कराने की मंशा जताई है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि इसके लिए जमीन राज्यों को मुहैया करानी होगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान पर समझौता अब पूरा होने की स्थिति में पहुंच चुका है। अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा से पहले इस बारे में औपचारिक घोषणा की जा सकती है। सरकार की कोशिश इसे मेक इन इंडिया मिशन के साथ जोड़ने की है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और फ्रांस के रक्षा मंत्री जियां-वेस ली ड्रेन के बीच मंगलवार को हुई बातचीत में दोनों देशों के बीच इस बाबत समझौते के एक चरण को पूरा कर लिया गया है। इसके तहत फ्रांस भारत को फिलहाल 18 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति शुरू करेगा, लेकिन बाकी 108 विमानों की आपूर्ति को लेकर रस्साकशी अभी खत्म नहीं हुई है। The other aspect which has been a bone of contention is the escalatory factor. We decided in 2012 and now we are in 2015. 3 years down the line, as I understand, a lot of signatures have taken place in a lot of documents, but the final deal has not yet been signed. भारत को फ्रांस से 126 लड़ाकू विमानों की खरीद करनी है। इसमें 18 विमान बनी बनाई हालत में तुरंत देने हैं, जबकि बाकी HAL के साथ मिलकर बनाने हैं। इसके लिए राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट को गुणवत्ता और समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी है। फ्रांस फिलहाल इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। That as normally, since we are paying so much of money for it, we would like a top class aircraft to come out. And we want Dassault to give the guarantee that they will, guarantee the end product which comes out of HAL. But unfortunately, they don't have any control over the processes
which take place in HL. Neither can they control. जनवरी 2012 में यूपीए 2 के समय दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था राफेल ने। इसके लिए अमेरिका के F-16, F-18 और यूरोफाइटर के बीच मुकाबला था। इस मुकाबले में राफेल भारत के लिए सबसे मुफीद साबित हुआ था। ये पूरी खरीद करीब 15 अरब डॉलर की है, लेकिन तकनीकी कारणों से इस पर अमल टलता रहा है। हमें फिलहाल तकरीबन 500 लड़ाकू विमानों की सख्त आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास जो हैं उनमें अधिकांश पुराने हो चुके हैं और उनकी मरम्मत से काम नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला लगातार गंभीर होता चला जा रहा है, वैसे में देखना यह है कि मोदी सरकार कितनी तत्परता से छोटे छोटे मुद्दों को हल कर राष्ट्रीय सुरक्षा के सामान को मुहैया करा पाती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सीवी के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और अब एक नजर देश दुनिया की कुछ और खबरों पर। 1995 के प्रदीप जैन बिल्डर हत्या मामले में विशेष टाडा अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम और उसके ड्राइवर मेहदी हसन को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं एक अन्य आरोपी वीरेंद्र झाम की सजा का निपटान जेल में बिताई अवधि के आधार पर कर दिया। सोलह साल पुराने काले हिरण शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में अभिनेता सलमान खान पर जोधपुर कोर्ट ने फैसला टाल दिया। सलमान आज अदालत में पेश नहीं हुए तो उनके वकील की गुजारिश पर अदालत ने फैसला लंबित रखा। अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में आज 2 आतंकी ढेर हो गए। शोपियां के हेफ शेरमल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिलने के बाद ये मुठभेड़ मंगलवार को शुरू हुई थी। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर इलाके पोर्टिस्कुम में मंगलवार को एक बस स्टॉप पर हुए आत्मघाती हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। इससे पहले सोमवार को कानो शहर में हुए 2 आत्मघाती हमलों में 12 लोग मारे गए थे। चेक गणराज्य के पूर्वी शहर उहेरस की ब्रॉड के एक रेस्तरां में हुई गोलीबारी में एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बंदूकधारी ने खुद को भी गोली से उड़ा लिया। शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद करीब कल के ही स्तर के आसपास बंद हुआ। सेंसेक्स 3 अंक की मामूली बढ़त के साथ 29,008 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5 अंक की बढ़त के साथ 8,767 के स्तर पर बंद हुआ। विश्व कप क्रिकेट के एक मुकाबले में आयरलैंड ने संयुक्त अरब अमीरात की टीम को 2 विकेट से हरा दिया। संयुक्त अरब अमीरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड के सामने 279 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे आयरलैंड की टीम ने 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।